For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और सीन में शुरुआत होती है कि जब स्कारलेट सोचती रहती है कि विक्टर न्याय करता है, मगर वो साथ में दया भी किसी पर भी नहीं करता। विक्टर ने जो पायरेट्स ज़बरदस्ती घुस रहे थे उन्हें बर्बाद कर दिया, और जो उन्होंने वायलेंस किया उससे डबल वायलेंस करके उसने सभी लोगों को ख़त्म कर दिया वहाँ पर। वो ऐसा ही है, और मैंने ऐसे किसी को धोखा दिया है, और इससे धोखा देने के बाद मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ़ करेगा उसके नेचर का देखते हुए। और वो अपनी आंखें वहीं बंद कर लेती है। तब विक्टर सोचता है क्या ये वापस बेहोश हो गई, और उसे संभाल कर पकड़ लेता है। रात हो चुकी है और विक्टर कहता है तुम होश में आ गई हो। वो लग रहा है कि डम्पलेट मैंशन में ही है अभी तक। और स्कारलेट उठते साथ ही पूछती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और उसकी सिगरेट की जो पैकेट है उसे देखकर बोलती है क्या तुमने स्मोकिंग की अभी। तब वो कहता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पेशेंट है। और वो सोचती है कितना अजीब है, मुझे ही लगा था ये इतना ज़्यादा स्मोक करता है तो ये रुकेगा। और वो नीचे उतर जाती है बैठ के, और विक्टर को थैंक यू बोलती है, और साथ में ये भी कि अगली बार फ्यूचर में कभी ये सब मत करना। तब वो बोलता है लेकिन तुम्हें मदद की ज़रूरत है। तब स्कारलेट बोलती है कि तुम्हें मुझ पर इतनी दया करने की ज़रूरत नहीं है विक्टर। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बड़ा ओहदा रखते हो और तुम उस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, मगर मैं खुद से कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो यादें जब 12 साल की उम्र से पहले मुझे पूरी तरह से प्यार किया जाता था। मैंने सब कुछ सहा, बस वही यादों के सहारे। तुम जिसे तुम्हारी बीवी का प्यार भी नहीं चाहिए, तुम नहीं समझ सकते। वो ये सब सोचने लगती है और उससे कहती है कि एनीवे मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम मेरे आसपास क्यों मंडरा रहे हो जब सब कुछ ख़त्म हो गया है, और बस मेरे पास मेरी एक बॉडी बची हुई है। क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है और कुछ नहीं। और ये सब सोचने के बाद विक्टर को वो बोलती है क्या तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। और विक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। तब वो कहती है कि ये थोड़ा अजीब है कि तुम मेरी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो, और जिसने तुम्हें दगा दी उसकी मदद भी कर रहे हो। और कभी कभी तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ उसी तरह से रहूं। शादी जब हमारी थी तो मैं सोच रही थी क्या आज भी तुम उसी तरह से रिपेमेंट चाहते हो मेरी तरफ से। तब विक्टर कहता है तो तुम इस तरह से मुझे पेमेंट करना चाहती हो, हाँ, तुम्हें बचाने के लिए। और अपना दीवार पर हाथ मारता है और बोलता है कि अगर ये सब ही बात थी, मेरे को अगर तुम्हारी बॉडी चाहिए थी तो बहुत सारी औरतें हैं दुनिया में। और तब स्कारलेट ये सब सुनकर बोलती है नहीं। और तब विक्टर बोलता है लेकिन तुमने तो कहा कि तुम इस तरह से मुझे पेमेंट देना चाहती हो। और स्कारलेट थोड़ी एम्बैरस हो जाती है, और उनका पहला किस दिखाया गया है सीज़न का। इसके बाद ये सीन दिखाया जाता है, और तब विक्टर बोलता है कि तुम इस तरह का रिपेमेंट क्या सबसे चाहती हो। तब स्कारलेट बोलती है कि तुम सभी को गले लगा सकते थे मगर मुझे नहीं। और वो आगे कहती है कि जब भी हम पार्टीज़ में होते थे तो लोग यही कहते थे कि तुम सिर्फ मेरी बॉडी की वजह से मेरे साथ में हो, और इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है मेरे साथ रहना, तो इसलिए मैंने ये तरीका सोचा। और तब विक्टर पूछता है किसने कहा ऐसी घटिया बातें तुमसे। तब वो बोलती है कि तुम्हारे भाई, कज़िन ने कहा मुझसे और बाकी सारे लोगों ने। तब वो बोलता है कि और तुमने बिलीव भी कर लिया। तब वो बोलती है सच कहूँ तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा इस बात का, या ऐसे कहूँ तो मुझे हमेशा पसंद आई ये बातें। ऐसा लगा जैसे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो। और तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या उस पर बिलीव करती हूँ, उन सारी अफवाहों पर। तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि वो क्या वजह थी कि तुम मेरे साथ रह रहे थे। क्या यही वजह थी, या फिर डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल था इसलिए, या फिर जवाब उन्हीं में से था जो लोग कहते थे मेरे बारे में।
तब विक्टर कहता है कि दोनों ही रीजंस थे, क्योंकि डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल था और साथ में मैं तुम्हारी बॉडी को चाहता था और आसान भी था तुम्हारे साथ रहना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा था। और स्कारलेट ये सुनकर एकदम सदमे में चली जाती है और सोचती है मुझे पहले से ही पता था कि लोग जो बातें कर रहे थे वो सच है। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, मगर तुम्हारे लिए तो बस वो सारी आसान बातें थी। तुम्हें आसान लगा मेरे साथ रहना, और वो उसे मारने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से उसे मारने लगती है और जब वो थक जाती है तो सोचती है कि मैं क्या सोच रही थी, मैं कितनी पागल हूँ। और विक्टर खड़ा ही रहता है वैसे का वैसा और बोलता है, क्या तुम्हें अभी तसल्ली हो गई मुझे मारकर? और वो बोलती है, तब तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तब विक्टर उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसके हाथ पर किस करता है और कहता है कि अभी सो जाओ। अगर तुम्हें अब तक तुम्हारा मन भरा नहीं है तो मैं अगली बार तुम्हें और मौके दूंगा मुझे मारने के। ये कहकर वो चला जाता है। स्कारलेट वहीं खड़ी है और बोलती है कि ये सबसे बेकार है। और सुबह हो चुकी है। हम स्कारलेट को देखते हैं वो सामान लेकर जा रही है और पूछती है कि क्या इतना सारा मेरा ही सामान है? मुझे तो लगा था कि मैं पिछली बार ही बहुत सारा लेकर गई थी, ये इतना भारी कैसे हो गया? थोड़े ही कपड़े होने चाहिए थे। तभी जो बटलर है वो सोच रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस। यंग मास्टर को बहुत गुस्सा आता अगर उन्हें पता चलता कि जब वो किसी काम से बाहर गए तब आप अपने घर पर जा रही हैं, इसलिए मैंने आपके बैग के साथ छेड़खानी करी। अब इसे 2-3 आदमी मिलकर ही उठा सकते हैं। तभी पीछे से कोई आवाज़ आता है, मैं उठा लूँगा। और एंड्रे आया है और वो बोलती है, तुम यहाँ पर? तो वो बोलता है, हाँ, मुझे पता है तुम इतना ज़्यादा वक्त लोगी, इसलिए मैं तुम्हें खुद लेने आ गया। और वो सबको हेलो कहता है और बोलता है कि यही मेरे बॉस का लगेज है ना? और स्कारलेट बोलती है, अब मुझे चलना चाहिए और थैंक यू मेरे लगेज को पैक करने के लिए। तब स्कारलेट पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? तब वो बोलता है कि एक शॉप की मालकिन को ढूंढना भी मुझे लगता है कि वहाँ के नौकरों का ही काम बन गया है। और वहाँ के जो मेट्स है वो हैरान रह जाते हैं और बोलते कि एंड्रे क्या सच में इतना ताकतवर था? और दोनों यही बातें करने लगते कि उन्होंने तो बैग तो एक हाथ से ही उठा लिया है। शाम हो चुकी है और एंड्रे कस्टमर का स्वागत करता है। आप किस तरह की वॉच लेना चाहेंगे? और एक बहुत ही डरावना कस्टमर आया हुआ है और उसके हाथ में चाकू है। एंड्रे ये देखकर बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम कस्टमर नहीं हो बिल्कुल भी। वो हमला करने लगता है। तब एंड्रे उससे बचता है और इसे मारता है और कहता है कि तुम्हें एविल क्रिम्सन ने भेजा है ना? बहुत बेकार चॉइस है। उसे खून आने लगा है अब और वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आई? तो मुझे नहीं लगता कोई आम इंसान हो। तब एंड्रे बोलता है, क्या तुम देखकर पहचान नहीं सकते? मैं इस वॉच शॉप का एक एम्प्लॉय हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कैप्टन को पता होगा क्या मुझे कितना सफ़र करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कारलेट अभी भी वॉच पर काम कर रही है और न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि क्रिम्सन फैमिली की वॉच में गड़बड़ पाई गई है, जिसकी वजह से कई कस्टमर्स लोगों की कंप्लेंट आई है। और तब वो कहते कि देखा, मैंने कहा था ना उस पार्ट में गड़बड़ है। एंड्रे वहाँ से चिल्लाता है, कैप्टन क्या आप तैयार हैं चलने के लिए? वो लोग ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं और स्कारलेट बोलती है, शायद आज मैं काम ख़त्म करके साउथ की तरफ जाने वाली हूँ, या फिर कोई और बात है। आज वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। और 3 रात से स्कारलेट काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे। अब वो बताते कि ये लोग साउथ की तरफ क्यों जा रहे हैं। 3 दिन पहले ही स्कारलेट ने एंड्रे से कहा था कि वो साउथ की तरफ जाएगी। तब एंड्रे ने उसे मजाक कर दिया था बिल्कुल, और वो उसी फॉल्स के पास जा रही थी, लक्स फॉल्स के पास में, एक्वाफाई के इंग्रेडिएंट्स लेने। इतने सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं और तुम ये सब काम छोड़ कर जा रहे हो, और ऊपर से वो इतना दूर है साउथ में। तब वो कहती है कि नहीं, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी और मैं जब तक मैं जाती नहीं हूँ उससे पहले मैं सारे वॉच जो है उसका काम करके जाती। और स्कारलेट बोलती है कि मैं अपना काम सच में करके जाऊंगी। तब एंड्रे बोलता है कि अगर एक्वाफाई में कोई गलती है तो वो मेन जो स्टोर है उसका काम है, आप क्यों इतना कर रही हैं? तब वो कहती है, क्योंकि ये मेरे मॉम डैड ने बनाई है। ये एक्वा सीरीज़ हमारा गर्व है
और मैं इसे ऐसे ही बिखरते हुए नहीं देख सकती। एंड्रे, तुम मेरे साइड थे और तुमने मेरा जो काम है उसे पहचाना, क्योंकि तुम जानते थे कि मेरे लिए वॉच क्या मायने रखती है। और अभी भी इस चीज़ को जानो और मुझे प्लीज़ साउथ जाने दो। और तब एंड्रे बोलता है, मैं ऐसे होने नहीं देना चाहता था, मुझे नहीं लगता मैं आपसे जीत सकता हूँ। और वो तय करता है कि वो सारी चीज़ें खुद देख लेगा साउथ जाने की, बस आप काम करिए। और वो लोग ट्रेन स्टेशन आ गए। एंड्रे बताता है, ये तुम्हारा रूम है। और रूम को देखकर स्कारलेट बहुत खुश हो जाती है। तब एंड्रे कहता है कि क्योंकि आप इतने दिन से काम कर रही थी तो मैंने एक फ़र्स्ट क्लास की टिकट बुक कराई है अच्छे बेड के साथ में। तब वो बोलती है, हाँ हाँ थैंक यू। और मैंने वही चीज़ें पैक की है जो फेंकनी है, तो अगर जब आने लगेंगे आप तो जो ये बेकार की चीज़ है उसे फेंक दीजिएगा, जिससे आपका लगेज कम हो जाएगा। तब वो बोलती है, तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो एंड्रे। तब वो कहता है, मैं तो बस इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहा हूँ कि जो आप काम करने वाली है मेरे शॉप में। तब वो बोलती है, और तब स्कारलेट बोलती है, क्या तुम मुझे बस एक मशीन की तरह देख रहे हो? तब वो बोलते हैं, हाँ थोड़ा बहुत। और वो तब बाय कहती है और बोलती कि अब शॉप का ख्याल रखना। और एंड्रे भी ऐसे अलविदा कहता है। गाड़ी चल पड़ी है, तभी कोई सर सर चिल्लाने लगता है। और तभी कोई आया और बोलता है कि आप इतनी देर से ज़मीन पर सो रही थी, मुझे लगा आपको कुछ हुआ, मैं बहुत चिंता में थी। और वो कहती कि हम फाइनल स्टॉप पर पहुंचने वाले हैं। और स्कारलेट उठकर सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। वो बाहर का नज़ारा देखते रह जाती है और बोलती कि शायद ये जो पहाड़ है वही बॉर्डर है, मैं आने ही वाली हूँ वहीं पर। पता नहीं वो किस तरह की जगह होगी। मेरे पेरेंट्स तो अक्सर आते थे यहाँ पर। मैं कोई जगह इसके आसपास ही ढूंढूंगी और फिर पत्थर इकट्ठा करना चालू करूँगी वहाँ से। वो अपने सामान को लेकर आगे बढ़ रही है। वो सोचते कि शायद मेरे पेरेंट्स ने भी यही किया होगा। मगर ये क्या है? ये तो उससे भी बड़े पेड़ है जैसा मैंने सुना था। और ये इतने पतले, मुझे तो लगता नहीं यहाँ पर कोई रहने की जगह होगी। और तभी उसे याद आता है कि उसके जो गैरेज वाले ने कहा था कि वो तो बहुत बॉर्डर वाली जगह है, वहाँ पर ज़रूर मिलिट्री वाले रहेंगे। और वो सोचती है कि फिर भी मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। तब वो नीचे गिरने लगती है। तब हम देखते हैं कि विक्टर की टीम से एक कैप्टन ने उसे बचा लिया है और वो उसे थैंक यू बोलती है। और वो देखता है ये तो मिस स्कारलेट ही है। और वो बोलती है, लॉर्ड पैलिन आप यहाँ? तब पैलिन बोलता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए। पकड़ा हुआ था वो हाथ हटा देता है उस पर से और कहता है कि मुझे लगा आप गिरने वाली, इसलिए मैंने आपको पकड़ा था। अगर आप ठीक है तो मैं चलता हूँ। और फिर कुछ और लोग भी आ रहे हैं और बोलते हैं, मिस आप यहाँ पर, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया। और देखती है वो सारे नेवी के लोग यहाँ पर हैं। अब वो लोग कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पीछे से विक्टर आता है और कहता है कि दूसरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हो क्या? वो चौंक जाती है, बोलती विक्टर। और नेवी आगे आगे और स्कारलेट पीछे चल रहे हैं और विक्टर उसके पीछे चलता है। और वो सोचते कि मुझे नहीं पता था मैं नेवी से टकरा जाऊंगी यहाँ पर। ये अच्छा है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मगर ये बहुत ज़्यादा टफ है इनके साथ में चल पाना। मैं यहाँ पर आराम करूँगी, तुम आगे जाओ, वो विक्टर को कहती है। तब विक्टर कहता है कि यहाँ पर बहुत गर्म है, स्नेक्स आएंगे बाहर। तब वो बोलती है, तो मैं पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। और तब विक्टर कहता है, ये बचपना है। और वो उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और वैसे उसे लेकर जाने लगता है। वो बोलती है, रुको, तुमने हथकड़ी क्यों लगा रखी है? तब विक्टर कहता है कि सही से चलो आगे बढ़ो। तब स्कारलेट सोचती है कि भले ही मैंने लॉ तोड़ा हो, मगर कौन ऐसे घसीटता है हथकड़ी लगाकर। और वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। देखते शाम हो गई है और अब स्कारलेट के हाथ पर निशान आने लगे हैं उसकी वजह से। वो बुरी तरह से थक चुकी है। वो सोचती, इस हथकड़ी ने तो मेरे कलाई पर बहुत निशान डाल दिए और बहुत दर्द दे रहा है। मगर क्योंकि विक्टर आगे मुझे खींच रहा है तो ये बहुत आसान हो गया चढ़ना इस पर, नहीं तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी विक्टर पीछे पलट कर देखता है और बोलता है, तुम बहुत स्लो कर रही हो, जल्दी करो। और वो उसके हाथ पर चोट देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, पत्थर पर बैठ जाओ। और कहता है, उससे बोलना तो चाहिए तुम्हें। वो उसकी बातें सुनकर शॉक हो गई है और बोलती कि तुम मुझे लेकर जा रहे थे, इसके लिए बहुत आसान था मेरे लिए चलना, बस इसलिए मैंने नहीं कहा। तब विक्टर कहता है, अगर तुम घड़ी बनाती और उसकी हाथ ही ख़राब हो जाए तो? और वो कहती है कि वैसे सोचा जाए तो ये जो चोट है ये बिल्कुल उसी तरह की चोट है, पहले जैसी। तब विक्टर बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है इससे? तब वो बोलती है,
क्या तुम्हें याद है जब इन्वेस्टिगेशन हुई? तब विक्टर पूछता है, क्या तुम्हें तभी चोट लगी थी? तब स्कारलेट बोलती है, तुम्हें याद ही नहीं? हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें कहा ही नहीं कि मुझे चोट लगी है। विक्टर कहता है कि तुमने कहा था तुम्हें कुछ याद नहीं है वहाँ से। तब वो बोलती है कि लेकिन तब मुझे चोट लगी हुई थी जब मैं आई इन्वेस्टिगेशन के बाद। और विक्टर ये सुनकर एकदम शॉक है। और वो उससे बोलती है, स्कारलेट, कि तुमने कहा कि तुम्हें याद नहीं है, मगर अब मैं तुम्हें बताई तो तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, और जो तुम एक्सप्रेशन दे रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा डरावना है। और तब विक्टर पूछता है, क्या किसी ने इसे देखा ये तुम्हारी चोट को? तो वो बोलती है, हाँ, जो नौकरानी थी उस वक्त रूम में उन्होंने, जो डॉक्टर थे उन्होंने, और क्योंकि ये छोटी सी जख्म है तो मुझे नहीं लगता किसी को याद भी होगा। और तब विक्टर बोलता है कि लेकिन मैंने कैसा नहीं देखा फिर? तब वो बोलती है, हाँ, तुम्हें ज़रूर ही पता नहीं होगा, क्योंकि तुम उस दिन से मुझे देख ही नहीं रहे थे, तुमने तब से मुझे नहीं देखा। तब वो बोलता है, मैंने ऐसा सच में किया? तब वो बोलती है, हाँ, चाहे मैंने कितनी बार भी माफ़ी मांगने की कोशिश की तुमने, लेकिन मुझे माफ़ नहीं किया। और विक्टर ये सारी बातें सुन रहा है, और वो बोलती है कि ये कोई नई बात नहीं है, शायद मैंने अपने गिल्ट के तौर पर इसे कर लिया होगा खुद से ही। और स्कारलेट बोलती है कि सन सेट होने वाला है, तो अब हम क्या करें? मैप को देखें तो अभी हमें ये चढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी हम ज़्यादा दूर तो नहीं है, मगर करना तो पड़ेगा। क्या हम पेड़ पे सो जाएं? तब विक्टर बोलता है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो उतना दूर? तब वो बोलती है, हाँ, सामान वहीं पर है, वॉच बनाने का। तब वो बोलता है, वहाँ पर सामान रखा है? और स्कारलेट बोलती है, हाँ, क्या ये अजीब है? तब विक्टर बोलता है, चलो, और पीछे पलटकर स्कारलेट को देखने लगता है जब वो नहीं आती है। और वो कहती है, मैं थक चुकी हूँ, मेरे पैर में चोट भी लग गई है, ऐसा लग रहा है, मैं बाद में आऊँगी, तुम जाओ। तब विक्टर बोलता है, क्या मैं तुम्हें उठा लूँ? वो बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसा लगेगा अगर मेरा एक्स हस्बैंड मुझे उठा रहा है? और विक्टर उसके नखरे को देखकर बोलता है, और उसे उठा लेता है अपने पीछे। वो चिल्लाती रहती कि मैंने नहीं कहा ना। तब विक्टर पूछता है, क्या तुम स्नेक्स के साथ में यहाँ पर अपनी रात बिताना चाहोगी या वहाँ पर चलना चाहोगी? चूज़ कर लो। तब वो बोलती है, ठीक है,